हेलो दोस्तों, आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है डी की पाठशाला में। और आज हमारी तीसरी क्लास है। कल हम आप लोग को मानव हृदय पढ़ाए थे और आज हम आप लोग को मानव हृदय के बारे में थोड़ा और डीपली बताएंगे। रक्तदाब भी बताएंगे जो कि मैं कल पढ़ा चुका हूँ, और रक्त परिसंचरण तंत्र भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है। रक्त परिसंचरण तंत्र कई बार एग्जाम्स में पूछा भी है, तो मुझे लगता है इसको आपको अच्छे से समझना अत्यंत आवश्यक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख के चले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आपके सब्सक्राइब करने से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं, और आपके लिए आपके एग्ज़ाम से ही नहीं कि हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ाते हैं, हम आपको ऐसा पढ़ाते हैं आप आगे चल के इसका अच्छे से लाभ ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा कंपटीशन वाला है वो भी देखता है तो गारंटी है कि इसमें से साइंस के 90% क्वेश्चन वो आराम से कर लेगा। जैसे रेलवे का एग्ज़ाम है, एसएससी है, बैंक में तो फ़िलहाल ज़्यादा जीएस आता नहीं है, लेकिन बैंक एसएससी है, रेलवे है, और स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जैसे। और पुलिस वुलिस में तो बहुत छोटी सी बात है, पुलिस की नौकरी मैं छोड़ चुका हूँ। मैं आपको बता दूँ पुलिस की नौकरी तो मैं बताऊँ पुलिस में बहुत हल्का आता है, इसमें इससे आगे पुलिस पूछ ही नहीं सकता साइंस। मैं जितना पढ़ाता हूँ ना वो आपके 10 के बुक में तो है, लेकिन मैं उससे कहीं ज़्यादा आपको पढ़ाता हूँ। इंटर वाले बच्चे को भी ये चीज़ें पता नहीं होंगी जो मैं आपको जितना डीपली मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग इतना डीप आपको इसलिए पढ़ाते हैं, आपको एकदम उतार देते हैं बुक में, इसलिए क्योंकि आप लोग के समझ में आनी चाहिए चीज़ें। समझ रहे हैं ना? जब आपके समझ में आता है, जब आपके कमेंट्स आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि चलिए हमारा पढ़ाया हुआ किसी भी बच्चे के समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या होता है, कल हम आपको बताए थे रक्तदाब जो होता है प्रकुंचन, रक्तदाब की प्रकुंचन गति होती है 120, जिसे हम फूलना कहते हैं। ब्लड जब चलता है तो फूलता है, जब आपके हृदय में जाता है तो जब ब्लड जिस पार्ट में जाता है वह पार्ट फूलता है, यानी वो क्या करता है, प्रकुंचन करता है। जब ब्लड दूसरे पार्ट में जाता है तो दूसरा वाला भाग फूलता है, लेकिन पहला वाला भाग क्या कर जाता है, पिचक जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जब हृदय का एक भाग पिचक जाता है, जो भाग पिचकता है उसको हम क्या कहेंगे, अनुशिथिलन, और जो भाग फूलता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रकुंचन। ठीक है, यहाँ तक हम आपको रक्तदाब में पढ़ाए थे। अब बात आती है कि रक्तदाब को मापते कैसे हैं, जो मैं कल बताया था ना, इसमें लपेटते हैं, इसमें तो जो लपेटते हैं वो क्या होता है, स्फाइग्नोमीटर उसे बोलते हैं। रक्तदाब जिससे नापते हैं उसका नाम क्या है, स्फाइग्नोमीटर। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मैं बता दूं इसको कम से कम एसएससी में 4 से 5 बार पूछ चुका है। और क्या बताऊं आपको, 10वीं की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ। एसएससी में ये कम से कम 4 से 5 बार पूछ चुका है। ठीक है, और रेलवे का तो एक पोर्शन ही होता है साइंस का। रेलवे में जीएस और साइंस जो होता है मेन रोल प्ले करता है। आपको मैथ नहीं आती है, लेकिन आपका साइंस और जीएस स्ट्रांग है तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रक्तदाब जिससे नापते हैं उसका नाम क्या है, स्फाइग्नोमीटर। ठीक है, आपके 10वीं की बुक में भी दिया है इसका नाम। वैसे इसका नाम स्फाइग होता है, स्फिगनोमीटर होता है। क्या नाम होता है, स्फिगनोमीटर, लेकिन स्फाइग्नोमीटर दिया है आपकी बुक में, तो चलो स्फाइग्नोमीटर ही लेके चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, और एक आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं, देखिए आपके एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन पुटअप करेगा एग्जामिनर, वो किससे करेगा, तो वो करेगा तो एनसीईआरटी से करेगा। अरिहंत से जीवन में कभी नहीं बनाता है बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर, इसलिए अरिहंत के पीछे आपको भागने की, जो लोग बुक लिए हैं ले लिए हैं, लेकिन जो नहीं लिए हैं उनको अरिहंत के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। बस आप 50 रुपये में खरीद लीजिए एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से बिंदास पढ़िए। एनसीईआरटी से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछता। मैं आपको बता दूं, सिविल का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, उसमें सबसे पहले आपसे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी चीज़ का क्या होता है, किसी भी पढ़ाई का एनसीईआरटी बेस होता है। बेस पॉइंट क्या होता है, एनसीईआरटी। चलो
देखो जब आपको उच्च रक्तदाब हो जाता है, कैसा रक्तदाब होता है? उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब में क्या होता है कि ब्लड बहुत तेज़ी से आपकी नसों में भागने लगता है। अब उच्च रक्तदाब किन किन कारणों से हो सकता है? उच्च रक्तदाब अधिक गर्मी होती है तब भी हो सकता है। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब आप जल्दी थकेंगे। जब आप जल्दी थकेंगे तो आपका बीपी भी थोड़ा सा अप हो सकता है। ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ब्लड तेज़ी से चलने लगता है। ठीक, अगली बात करते हैं तनाव के कारण। जो लोग ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? टेंशन ले लेते हैं। जो लोग ज़्यादा मात्रा में तनाव लेते हैं उसका भी असर किस पे पड़ता है? आपके ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। ठीक है, और ज़्यादा तनाव को हम उच्च रक्तदाब कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप तनाव लेते हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए अगली बात, उच्च रक्तदाब होता कैसे? उच्च रक्तदाब तब होता है जब धमनियाँ सिकुड़ जाए। एक और कारण होता है ना, उसी को बता, तीसरा कारण, जब आपकी धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं तब भी क्या होता है? आपको उच्च रक्तदाब होता है। तो उच्च रक्तदाब होने के लिए धमनियों का सिकुड़ना भी जिम्मेदार है। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि जब आपको कहीं चोट लग जाती है। मैंने एक दिन रक्त का थक्का कैसे जमता है ये बताया था, आज वही पॉइंट मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या होता है कि जब आपको कहीं चोट लग जाती है, चोट लगती है तो क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है ना। तो ब्लड, ये यहाँ पर मैंने तीसरा पॉइंट से लिखा है इसलिए प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स क्या करती हैं? जब चोट लगती है ब्लड बहने लगता है तो प्लेटलेट्स जो होता है ना, ब्लड में मिक्स रहता है। उसमें 3 पार्ट होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड में मिक्स रहता है। जब कहीं चोट लगती है तो ये क्या होता है? निकलता है प्लेटलेट्स, और किसके साथ जुड़ता है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। किस में पाया जाता है? यह प्लेटलेट्स में पाया जाता है। ठीक, जब रक्त क्या करता है? निकलता है और जम जाता है बाहर। जमने के लिए प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन अनिवार्य है। ठीक है, जब फाइब्रिनोजेन के साथ थक्का बना देता है, ब्लड पूरा जम जाता है, ब्लड खून का रुकना बंद हो जाता है। ठीक, तो उसमें से एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको हमने उस दिन आपको क्या बताया था? सीरम बताया था ना। तो जब प्लेटलेट्स से, देखो सीरम की परिभाषा क्या होगी? जब प्लेटलेट्स से फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो जो तरल बचता है वह क्या होता है? सीरम होता है। ठीक, चलिए अब हम आपको बता दें, ये हो गया आपका प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स किसके लिए उत्तरदायी है? तो ब्लड के जमाने के लिए। और ब्लड का जमता कैसे है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के साथ मिलती हैं प्लेटलेट्स और रक्त का थक्का जमाती हैं। विटामिन के भी रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। मान लो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन आपके बॉडी में कम है, तब थक्का कैसे बनेगा? विटामिन के साथ कौन मिलेगा? प्लेटलेट्स। चलिए अगला है आपका लसिका। क्या होता है? लसिका एक तरल रंगहीन द्रव होता है। कैसा होता है? तरल रंगहीन द्रव होता है। इसमें प्रोटीन्स मिले होते हैं। लसिका, देखिए लसिका में क्या होता है? यह एक तरल रंगहीन प्रोटीन युक्त द्रव होता है। ठीक, लसिका। अच्छा, अगर बात की जाए कि लसिका क्या होता है? लसिका तो ये होता है तरल रंगहीन प्रोटीन युक्त द्रव होता है। लसिका का कार्य क्या है? आखिरकार जो चीज़ें आपकी बॉडी में है उसका हर का अपना अलग अलग फंक्शन है। तो लसिका के कार्य क्या है? तो लसिका क्या करती है कि रक्त में मिलकर रक्त को बहने के लिए एक पाथ बनाती है। पाथ समझ रहे हैं ना? रास्ता।
रक्त कहाँ बहता है? आपकी धमनी और शिराओं में। तो लसिका क्या है? एक द्रव है। अच्छा, द्रव बहता है, ठोस क्या नाली में बह सकता है क्या? सोचो, अगर आप नाली में पानी लगाते हो ना, आप पानी ना लगाएं नाली में, और आपको खेत सींचना है, आप बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ पानी का टुकड़ा, आप बर्फ़ को उसमें लुढ़काएंगे, क्या बर्फ़ नाली में बह सकती है? नहीं बह सकती। क्यों? क्योंकि वह ठोस है। तो बहने के लिए क्या आवश्यक है? पानी होना आवश्यक है। और लसिका क्या है? एक द्रव ही है ना। प्लाज्मा क्या है? एक द्रव ही है। तो लसिका क्या करती है? रक्त को बहने के योग्य बनाती है। ठीक, यानी लसिका आपकी धमनी और शिराओं में रक्त को बहने के लिए या रक्त के बहने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि ये जो देखिए लसिका क्या होती है। देखिए, आपके कोशिकाओं में एक दीवार पाई जाती है, ये है जंतु कोशिका। ठीक ना, ये होती है क्या? दीवार होती है। और इसमें क्या होते हैं? ये होती है मानव कोशिका या जंतु कोशिका इसे कहते हैं। ठीक, इसमें एक ऐसे कट होता है, कट होता है। ठीक, तो इसी में से कुछ क्या निकलता है? कुछ प्लाज्मा निकलता है, कुछ प्रोटीन निकलता है, कुछ आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकलती हैं, कुछ प्लेटलेट्स निकलती हैं ना। ये सब निकलकर एक कोशिकीय ऊतक में आ जाते हैं। कहाँ पर? एक इसमें से क्या निकला? प्लाज्मा निकला, प्रोटीन निकला, रुधिर के कण निकले। ये सब निकल के एक कोशिका में एकत्रित होते हैं और वही कोशिका क्या बनता है बाद में? लसिका। और कुछ बड़ी लसिकाएं होती हैं। जब प्रोटीन और प्लाज्मा मिलता है तो बड़ी लसिका बनती है। और यह बड़ी लसिका क्या करती है? एक पाइप के समान होती है जो ब्लड को बहने में मदद करती है। चलिए, अब बात करते हैं कि लसिका और क्या क्या कर सकती है। तो लसिका क्या करती है कि जो पचा हुआ वसा होता है ना, वसा जानते हैं क्या? चर्बी। चर्बी क्या मतलब? वसा क्या होती है? फैट। वसा को इंग्लिश में फैट कहते हैं, हम लोग अपने लोकल भाषा में उसको चर्बी कहते हैं। अब चर्बी, आप लोग कभी मीट उट खरीदने गए होंगे तो आप ये चीज़ देखे होंगे कि जब बकरे को काट कर मीट देता है ना कसाई, उसके साथ वो थोड़ा सा एकदम वाइट पदार्थ उठा के आपको फ्री में डाल देता है, उसका पैसा नहीं लेता है। और उस वाइट जो पदार्थ होता है ना, उसको जब आप ले जाते हैं घर पे, मीट पकाते हैं, मीट पकाते समय उसको भी डाल देते हैं मीट के साथ, तो आप देखते हैं कि पक जाने के बाद वो जो वाइट होता है ना, उसका पता ही नहीं चलता वो कहाँ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? वो वसा होती है वाइट बेसिकली जो होता है वो कहाँ चला जाता है? तो जो वसा होती है ना, वह उसी में पिघल जाती है। ठंडी में वसा जम जाती है और गर्मी में क्या कर जाती है? पिघल जाती है। तो जब मीट को पकाते हैं तो पानी पूरा गर्म होता है, जब पानी गर्म होता है उसके साथ वसा भी क्या करती है? पूरी की पूरी पिघल जाती है। तो यही वसा हमारे बॉडी में पची भी रहती है। तो पची हुई वसा को क्या करता है? ये पची हुई वसा का ये संवहन करता है। कौन? लसिका। लसिका पची हुई वसा का संवहन करता है। और देखिए, क्षुद्रांत द्वारा जो वसा अवशोषित की जाए, क्षुद्रांत समझते हैं क्या? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। छोटी आंत द्वारा जो वसा हमारे शरीर में पची रहती है उसको हम क्या करते हैं? उसको लसिका क्या करती है? लसिका उसका वहन करती है पूरे शरीर में। पूरे शरीर में कहाँ? ब्लड में मिला देती है। तो ब्लड में भी चर्बी होती है। लसिका का काम बेसिकली है कि रुधिर को बहने में सहायता प्रदान करना और पची हुई वसा तथा क्षुद्रांत में उपस्थित वसा दोनों का क्या करती है? संवहन करती है। अच्छा, ये हो गई बात लसिका की। और मैंने आपको रक्त परिसंचरण तंत्र बता दिया। हाँ, रक्त परिसंचरण तंत्र में आप और कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आपको जो है लिखना जरूरी है। तो बात की जाए तो मनुष्य में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध रक्त होता है वह हृदय के बाएं भाग में आता है। एक बार ब्लड आया बाएं भाग में और चला गया। ठीक,
फिर वही ब्लड पूरे बॉडी में घूमता है, फिर क्या होता है, वह ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है और अशुद्ध रक्त हो जाता है। जब रक्त अशुद्ध होता है तो फिर वापस आता है किसमें, हृदय के दाएं भाग में। ठीक, मतलब वही ब्लड एक बार हृदय के बाएं भाग में आया, फिर दोबारा कहाँ गया, पूरे बॉडी में घूमा और फिर आके कहाँ मिला, हृदय के दाहिनी भाग में। यानी हृदय में एक ही ब्लड 2 बार आ रहा है। इसीलिए मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मनुष्य, ये क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में पूछा है कि मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र आखिर क्यों पाया जाता है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इस तरह होता है क्योंकि ब्लड एक बार हृदय के बाएं भाग में आता है, निकल जाता है, फिर दाएं भाग में आता है, फिर निकल जाता है। यानी एक ही ब्लड हृदय में 2 बार आता है, इसीलिए इसे हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। चलिए, और एक बात मैं बता दूं आपको कि मनुष्य का हृदय 4 कक्ष में विभाजित होता है। ठीक, और सांप का हृदय 3 कक्ष में विभाजित होता है। ठीक, और मैं बताऊं मछली का हृदय 2 कक्ष में विभाजित होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात की जाए कि जब हृदय के 2 ही कक्ष हैं ना, ये हो गया हृदय का 1 कक्ष और ये क्या हो गया, हृदय के 2 कक्ष। तो 2 कक्ष में रक्त शुद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि रक्त को शुद्ध होने के लिए 2 से ज़्यादा कक्ष आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। तो मछलियों में रक्त क्लोम के द्वारा शुद्ध किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, क्लोम के द्वारा। अगर कोई पूछता है कि मछली में 2 ही कक्ष पाए जाते हैं तो मछली का ब्लड कैसे साफ होता होगा, तो क्लोम के द्वारा होता है। अच्छा, आगे चलिए, क्या होता है कि धमनी, सिरा, प्लेटलेट्स, लसिका। अब हम चलते हैं किसमें, पादप में। पादप विज्ञान, मैं उस दिन बताया था आपको 2 विज्ञान होते हैं। एक कौन सा विज्ञान होता है, जंतु विज्ञान, दूसरा क्या होता है, पादप विज्ञान। तो अब हम थोड़ा सा आप लोग को पादप विज्ञान की तरफ ले चलना चाहते हैं, लेकिन अभी उत्सर्जन बाकी है, किसमें, मनुष्य में। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी जो होगी हम उसमें आपको बताएंगे कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र कैसा है, क्यों है, उत्सर्जी अंग क्या है, और जो लैट्रिन, पेशाब, ये सब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होता है उत्सर्जी पदार्थ। और ये जिसके द्वारा उत्सर्जन होता है उनको उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक, अवशिष्ट पदार्थ जिसके द्वारा हम बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से, वो क्या होता है, उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक, और जो पदार्थ निकलता है उत्सर्जी पदार्थ होता है। और इन सब को जो फिल्टराइजेशन करता है, जैसे ब्लड हमारा है, ब्लड गंदा होता है, साफ होता है ना, तो ब्लड को जो फिल्टर करता है उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जो फिल्टर करता है तंत्र, उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। जैसे व्यक्ति पेशाब उत्सर्जित करता है, तो पेशाब को उत्सर्जित करने के लिए बेसिकली अनिवार्य क्या है, तो किडनी अगर नहीं है या किडनी आपकी डैमेज है तो आपके पेशाब के साथ अत्यधिक मात्रा में आपके प्रोटीन्स चले जाएंगे, विटामिन चले जाएंगे, मिनरल्स चले जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और आपका जो अंग है उसमें बहुत सारी मात्रा में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या होंगी, जमा हो जाएंगी आपके ब्लड में, आपके बॉडी सिस्टम में, जिससे आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे जो लोग शराब पीते हैं, उनका क्या खराब होता है, किडनी। इस बात को हम कल आपको अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। अभी आप पढ़िए पादप विज्ञान। तो पादप विज्ञान क्या होता है, देखिए पादप का मतलब क्या होता है, पौधा होता है बेसिकली। आप लोग के लिए देखिए मैं बता दूं आपको, चाहूँ तो, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आज नहीं बताऊँगा इस क्वेश्चन को। मैं आप लोग के लिए इसको होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि आप लोग कहीं से भी खोजिए कि पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान के बताया हूँ, पादप को मैं बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊँगा, मैं इसको आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ता हूँ। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप खोज लेंगे और कमेंट भी करिएगा पादप विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ पादप
विज्ञान। चलिए, पादप विज्ञान में क्या होता है? पौधा होता है, पौधा बड़ा होता है, पौधा भी खाता है, पौधा भी पीता है ना। लेकिन हाँ, इतना याद रखिए, पौधा आम नागरिक के जैसे शराब सिगरेट नहीं पीता खाता है, ठीक है। चलिए, पौधे क्या होते हैं? पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, ठीक है। शाकाहारी का मतलब, शाकाहारी मतलब जो लोग शाक भाजी खाते हैं या जो प्रकृति से प्रदत्त वस्तुएं खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? शाकाहारी। अगर हम देखें तो पौधा भी शाकाहारी, क्योंकि पौधा सूरज से क्या कर रहा है? प्रकाश को ले रहा है ना, और वायुमंडल से हवा को ले रहा है और अपना भोजन खुद बना रहा है। इसलिए पौधा क्या है? स्वपोषी भी है। देखिए, पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। दो होता है, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी क्या होता है? ऐसे सभी जीवित जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, जैसे पौधा, ठीक। इसमें केवल एक ही चीज़ आएगा, क्या? पादप। स्वपोषी में केवल पादप आता है, और परपोषी में क्या आते हैं? बाकी सभी जंतु आते हैं। स्वपोषी कौन है? अरे, स्वपोषी पौधा होता है, लेकिन परपोषी सभी जंतु होते हैं, ठीक है। चलिए, पादपों में जो है, अच्छा, एक कोशिकी बहुकोशिकी का फंडा भी आपको समझा देता हूँ। एक कोशिकी वे जीव होते हैं जिनके शरीर में केवल एक कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय वे जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पौधा पादप में 2 कोशिका पाई जाती है। अब आप लोग ये बताइए कि पौधा एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? चलिए, जब 2 कोशिकाएं पाई जाएंगी, यानी एक से अधिक कोशिका है, तो वे सभी किस में आएंगे? बहुकोशिकीय में। पौधों की कोशिकाओं को जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है, ठीक है। पौधों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2, एक जाइलम, दूसरी फ्लोएम। चलिए, जाइलम बेसिकली पौधों में क्यों होती हैं, मैं बता दूं आपको। जाइलम का पहला काम क्या होता है? कार्य। जाइलम के कार्य क्या है? जाइलम जड़ों से पानी, खनिज लवण को अवशोषित करती है। खनिज लवण में क्या आते हैं? पौधों के खनिज लवण में क्या आएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल, ठीक है। तो जड़ें अवशोषित करती हैं जमीन से खनिज लवण, पानी और फास्फोरस ना, इन सब को खींचती हैं जड़ों से, और कहाँ पहुँचाती हैं? पौधों के पत्ती वाले भाग में, ठीक है। पौधों के पत्ती वाले भाग में जब ये सारी चीज़ें जाती हैं ना, तो ये कार्य है जाइलम के। पानी ले गई, खनिज ले गया, फास्फोरस ले गया ना, ये सब लेके गई जाइलम, पत्ती तक पहुंचाई। जब पत्ती में ये सारे खनिज लवण, ये बेसिकली काम रात में होता है। जाइलम का काम कब होता है? रात में। रात में जड़ें पूरा खूब पानी खींचती हैं और पत्तियों तक पहुंचा देती हैं, लेकिन रात में पत्तियों के रंध्र नहीं खुलते। पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं वो रात में नहीं खुलती। वो कब खुलते हैं? जब उसमें धूप लगती है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, धूप लगती है तब हम सो के उठते हैं ना। हमारे घर वाले चिल्लाते रहते हैं कि उठ जाओ, धूप निकल आई। तो जब हम लोग को धूप लगती है तब हम लोग सो के उठते हैं। कहा भी जाता है कि पिछवाड़े में धूप लगी है तो अब सो के उठ रहे हो। गांव में सुने होंगे ना आप लोग कहावत। हाँ, तो जब पौधों की पत्तियों में धूप लगती है तो उनका रंध्र खुलता है, और पहले से जड़ें पानी को खूब अवशोषित करके एकदम भर ली हैं पूरा पेड़ पानी से। तब जैसे ही उनका रंध्र खुलेगा पत्तियों का, धूप लगेगी और तुरंत खाना बनाना शुरू हो जाएगा। किस तरह? ठीक उस तरह जैसे अपने घर में आप माँ है, बहन है, या आप लोग बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं या कमाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम लहसुन प्याज छील के रख लेते हैं, सब्जी काट के रख लेते हैं, चावल धुल के रख लेते हैं, आटा गूंद के रख लेते हैं। तब क्या करते हैं? हम गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन की यानी ऊर्जा मिली और उस पर हम रख दिए, हमारा पूरा सब कुछ तैयार है और खाना बनना शुरू हो गया है। उसी तरह जाइलम पानी पूरा खींचे रहती हैं, पत्तियां जैसे ही खुलती हैं खाना बनना शुरू हो जाता है। जब खाना बन जाता है तो खाने को लाता कौन है? फ्लोएम। खाना एक बार बन गया पूरा पत्तियों में, अब फ्लोएम क्या करेंगी?
पत्तियों से खाने को खींचेंगी और वापस पेड़ के सभी भागों तक पहुंचा देंगी। ठीक है, जब पेड़ के सभी भागों तक खाना पहुंचेगा तो पेड़ फलेगा, फूलेगा, मोटा होगा, लंबा होगा, आपको फल देगा, फूल अच्छा देगा ना। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? बेसिकली खाने को पत्तियों से पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाना। ये किसका कार्य होता है? फ्लोएम का। अच्छा, अब क्या होता है? फ्लोएम ऊर्जा का जो संवहन करती है, किस रूप में करती है? खाने के रूप में करती है? नहीं, वह एटीपी के रूप में करती है। किसके रूप में करती है? एटीपी के रूप में। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक, कई बार पूछा है बोर्ड एग्ज़ाम में, और बोर्ड एग्ज़ाम की बात ही नहीं, ये एसएससी में बहुत पूछता है एटीपी का फुल फॉर्म। मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैं देखा हूँ कि कम से कम 3 से 4 बार इसको एसएससी में पूछ चुका है। एसएससी का रूल क्या है? एसएससी अपने क्वेश्चन पेपर्स को 5 साल 6 साल बाद दोहराती है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को रिपीट करती है, इसीलिए कहा जाता है इतनी बार पूछ चुका है। आपके बोर्ड में भी बहुत सारे बार आया है, ऑप्शनल में एक दे दिएगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको 1 नंबर फ्री का मिलता है यहाँ पर। ठीक है, चलो हम बताए थे फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पत्तियों से बने खाने को वापस सभी पेड़ों तक पहुँचाना, और यह एटीपी के रूप में ले चलती है। अच्छा, सोचो आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि बसंत के ऋतु में क्या होता है कि पत्तियाँ झड़ जाती हैं। जब पत्तियाँ झड़ जाती हैं तो पेड़ कैसे हरा रहता है? पत्तियाँ झड़ती हैं फिर भी क्या रहता है? पेड़ हरा रहता है। तो पेड़ को खाना कहाँ से मिलता है? क्योंकि पत्तियाँ भोजन नहीं बना रही हैं। पेड़ क्या करता है? खाना बना के पहले से अपने पास स्टोर रखता है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। जब पत्तियाँ सूख जाएंगी, उसमें पतझड़ के मौसम में गिर जाएंगी, तो जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित है उसी को जाइलम और फ्लोएम मिलकर पूरे पेड़ तक क्या करती हैं? पहुंचाने का काम करती हैं, और पौधा क्या रहता है? हरा रहता है। ठीक है, चलिए अगली बात क्या है आपका? ये हो गया जाइलम का कार्य पूरा, ये हो गया फ्लोएम का कार्य पूरा। अच्छा, आप लोग एक चीज़ मैं और समझा दूँ, बेसिकली बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, आम खाते हैं आप लोग, आम को चूस करके उसकी गुठली को फेंक देते हैं। गुठली फेंक दिए, जब खेतों में जाती हुई गुठली, तो जो उसके अंदर 2 ठो ऐसे चिपका रहता है, ऊपर खोल रहता है, पूरा ऐसे चिपका रहता है। ये क्या होता है? यही भोजन होता है पेड़ को उगाने के लिए। ये थोड़ा सा ऐसे फैलता है और इसके अंदर से एक अंकुरण निकलता है। अंकुरण जब निकलता है वह तो बढ़ता चला जाता है कुछ इस तरह से। ठीक, ये इसके ऊपर खोल है, ये खोल यहाँ से खुलता है, ये यहाँ थोड़ा सा फैलता है और यहाँ से ऐसे ऐसे करके क्या होता है? पेड़ निकलता है। ठीक, तो ये पेड़ जो निकल रहा है ये क्या है? प्रारोह इसे कहा जाता है। पौधों के तने से ऊपर पत्तियों और बिल्कुल पौधे के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? प्रारोह, जो सूरज की ओर वृद्धि करता है। ठीक, पौधे के सबसे ऊपरी भाग जो सूरज की ओर वृद्धि करता है उसे हम प्रारोह कहते हैं। तो ये जो दोनों हैं ये किसका कार्य करते हैं? भोजन का कार्य करते हैं। और एक समय बाद ये क्या होता है, जब इसमें पत्तियां निकल आती हैं तो ये अपने आप टूटकर अलग हो जाते हैं या सड़ जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। आपके समझ में आया खाना कैसे संचित होता है, पौधा कैसे उगता है, पौधा हरा क्यों रहता है, पौधा सूखता क्यों? अच्छा हाँ, पौधे की पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं? देखिए क्या होता है कि जब हम अपने कढ़ाई में बार बार खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो क्या होता है कि कढ़ाई हमारी घिस जाती है या ख़राब हो जाती है। ठीक, और जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ खाने से निकलते हैं और उनको हम सुबह या शाम के टाइम पेशाब या लैट्रिन के रूप में त्यागते हैं रोज़। देखो पौधे तो रोज़ अपना उत्सर्जी पदार्थ बाहर कर नहीं सकते हैं,
तो जब खाना बनाते हैं तो जो भी उत्सर्जित पदार्थ होता है वह कहाँ स्टोर होता है? जाके पत्तियों में। और जब पत्तियों में स्टोर होता रहता है तो एक समय बाद ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है बहुत हानिकारक होता है। पत्तियों में स्टोर होता रहता है, धीरे धीरे जब ज़्यादा हो जाता है तो पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। और जब पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं तो उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक। और जब क्लोरोफिल नहीं पाएगा तो पत्तियाँ नहीं खाना बना पाएंगे। जब पत्तियाँ खाना नहीं बना पाएंगी तो पत्तियाँ सूख जाएंगी। जब पत्तियाँ सूख जाएंगी तो पेड़ उनको गिरा देते हैं नीचे, क्योंकि इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनका एक नियम है कि आप जब तक दूसरों के काम आएंगे, जब तक आप दूसरों के काम आएंगे तब तक क्या होगा, आप उसके लिए अनिवार्य हैं, जिसके काम आए। लेकिन जिस दिन आपका काम निकल गया, लोग उठा के आपको बाहर फेंक देते हैं। तो जिस दिन पत्तियाँ सूख जाती हैं उस दिन पेड़ पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जित पदार्थ भरने के कारण पत्तियाँ पीली होती हैं। अब अगली बात आती है, देखो पेड़ों में उत्सर्जन कैसे होता है, पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। चलो देखो, पादपों में उत्सर्जन कैसे होगा मैं आपको बता दूं। आप लोग गांव के रहने वाले होंगे तो आप लोग देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि गोंद होती है ना, गोंद क्या होता है, रेजिन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिन। इसकी परिभाषा होगी पौधों के तनों में संचित अपशिष्ट पदार्थ जो पौधों के बाहर आ जाता है और गोंद का रूप लेकर चिपका रहता है पेड़ से, उसे हम रेजिन कहते हैं, ठीक है। तो गोंद को ही हम क्या कहते हैं, रेजिन कहते हैं। बेसिकली अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसे आपको खाना नहीं चाहिए। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग को टेस्ट आता है, लेकिन बेसिकली ये अपशिष्ट पदार्थ है, इसको खाना नहीं चाहिए, ठीक। अब आपको मैंने रेजिन बता दिया। अच्छा, अब आप लोग के दिमाग में शायद कुछ चीज़ें आ रही हों कि क्या होता है कि रेजिन हो गया, अब लोग को समझ में आ रहा होगी, आप लोग के समझ में ये आ रहा होगा कि अपशिष्ट पदार्थ क्या है, गोंद है, रेजिन है। लेकिन पेड़ों में जो पपड़ियाँ लगी रहती हैं वो क्या हैं, पेड़ों में जो पपड़ियाँ लगी हैं वो पुरानी जाइलम्स और फ्लोएम हैं। कोशिकाएं बॉडी में मरती रहती हैं और बनती रहती हैं ना, तो जो जाइलम्स और फ्लोएम्स मर जाती हैं वो पपड़ियों के रूप में पेड़ों के बाहर आके चिपक जाती हैं। जो पपड़ियाँ होती हैं ना वो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, तो वो पेड़ों के बाहर चिपकी रहती हैं और वो क्या करती हैं, पेड़ को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करती हैं। और पेड़ों से अधिक मात्रा में पानी का उत्सर्जन न हो, इसके लिए पपड़ियाँ पेड़ों पर चिपकी रहती हैं। अगर पपड़ियाँ पेड़ों पर चिपकी ना रहें तब क्या हो, जब पपड़ियाँ पेड़ों पर चिपकी नहीं रहेंगी तो पानी का उत्सर्जन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा पेड़ों से, ठीक। और जो पानी, अच्छा, जो पेड़ पानी का उत्सर्जन करते हैं, क्या उतना पानी की आवश्यकता होती है पेड़ों को? कभी नहीं होती उतने पानी की आवश्यकता पेड़ों को। पेड़ जितना पानी बाहर उत्सर्जित करते हैं वह वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, वही बाद में क्या होता है, बारिश के रूप में नीचे आता है। तो बारिश होने के लिए पौधों का खाना बनाना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम आपको ये उसका वाष्पोत्सर्जन का फार्मूला बता रहे हैं। वाष्पोत्सर्जन का फार्मूला क्या होता है, यानी पेड़ खाना कैसे बनाते हैं। तो पेड़ को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या चाहिए, जल चाहिए ना। अच्छा, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाना चाहिए, ठीक, और प्रकाश पाया जाना चाहिए, ठीक। ये दोनों मिलेंगी तब क्या बनेगा, तब इधर देखो ये बनेगा C6H12O6 प्लस
6O2 प्लस जल, क्या बनेगा? जल। अब बात आती है समीकरण को संतुलित किया जाए, यानी खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अत्यंत आवश्यक है। ठीक, चलिए अब क्या समीकरण संतुलित है? संतुलित नहीं है ना, तब क्या करेंगे कि इसको पहले संतुलित करेंगे। C कितना है? 6, बाकी कहीं C दिख रहा है नहीं, तो इसके पहले हम ये लगा दिए। ऑक्सीजन कितना है? 2, और यहाँ कितना है? 6, तो 6 दूना 12, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 दूना 12, यानी ये 12 तो यहाँ से कवर अप हो गया। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अब हम आपको बता रहे हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। पौधे खाना कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे खाना बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और जल बनता है। ठीक, अब क्लोरोफिल क्या होता है? बिना क्लोरोफिल के खाना कभी पौधे नहीं बना सकते। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। ठीक, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। जैसे बात की जाए रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और जब पत्तियां हरी रहेंगी तभी खाना बनाएंगी, पत्तियां हरी नहीं रहेंगी तो खाना नहीं बनाएंगी। ठीक है, चलिए मैंने ये समीकरण लिख दिया है आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए, और आपको ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ। 2 होमवर्क दिया हूँ, एक पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, दूसरा होमवर्क अभी दे रहा हूँ कि इसका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ठीक, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और फिर से जाते समय एक बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, और क्लासेस को रेगुलर बेस पे देखें, क्योंकि क्लासेस रेगुलर चलेंगी आपकी, और जब आप क्लास को रेगुलर देखेंगे तब आपके समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हो सकता है उत्सर्जन खत्म हो जाए, लेकिन जब उत्सर्जन नहीं खत्म होगा तो उत्सर्जन की दूसरी क्लास लूँगा। ठीक है, आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।